हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग आज की जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज की वीडियो में आप 30 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे और 30 से अधिक के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे हिंदी दिवस की बात करें 11 जून 14 सितंबर, जो प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें विश्व हिंदी दिवस की, याद रखिएगा अगर यही बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो प्रत्येक वर्ष के कब दोस्तों, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। कब दोस्तों, तो 10 जनवरी को मनाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, हिंदी की लिपि क्या है, लिपि भी बन सकता है, तो लिपि आपकी देवनागरी है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और हिंदी आपकी क्या है दोस्तों, तो राजभाषा है, ये भी आप लोग याद रखेगा। इसको कब दोस्तों, तो 14 सितंबर, याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अभी आपको बताएं 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निरोग में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। मैंने बताया है कि जब भी आपको संधि पूछे तो आप लोग क्या करिए, सर्वप्रथम उसका संधि विच्छेद करिए। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन के रोग में टूटेगा। और जहां ये विसर्ग आ जाए, याद रखेंगे जहां भी ये आपका विसर्ग आ जाए वहां पे आपका विसर्ग संधि होता है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। ये शब्द आप लोग देखिएगा, सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेखक और इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद। अगर आपसे कहीं भी प्रत्यय पूछे तब, आपका उपसर्ग पूछे तब। प्रत्यय जो लगते हैं मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो लगते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं। और यहाँ पे प्रत्यय आपको बताना है, प्रत्यय जो होंगे मूल शब्द के पीछे लगेंगे। और आपको पता है ना कि लेख धान के अक में टूटेगा और यही आपका क्या होगा, प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल प्यारे राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपसे एक छोटा विनम्र निवेदन रहेगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं और आपको पता है कि विज्ञान आपका शब्द है। जब भी आपको उपसर्ग प्रत्यय संधि की बात करें तुरंत उसका संधि विच्छेद करिएगा, इसको तोड़िएगा। किसमें टूटेगा, वी धन के, याद रखेंगे किसमें टूटेगा दोस्तों, वी धन के ज्ञान में टूटेगा। क्योंकि आपका ज्ञान ही क्या है दोस्तों, मूल शब्द है। क्या है दोस्तों, मूल शब्द क्या होगा, तो आपको ज्ञान होगा और इसी के सामने वी जुड़ गया तो विशिष्ट ज्ञान हो गया, इसके अर्थ बदल गए। तो इसमें आपका वी उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर सी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास होगा। मैंने जब समास पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे जो आपके समास होते हैं पूरे 6 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे मूल्यतः समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। समास पहचानने के कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा तभी आप समास को पहचान पाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा शब्द क्या है जो दिया है आपका, चौराहा। और जब भी आपको समास पूछे तुरंत इसका समास विग्रह करिए। और 4 राहों का समूह, इसको हम लोग बोलेंगे 4 राहों का समूह। और जो 4 क्या है दोस्तों, 4 आपका संख्यावाची है। और मैंने बताया है कि जहां कहीं भी आपको, याद रखेंगे जहां कहीं भी आपको संख्यावाची शब्द दे और उसमें समास पूछे तो आप कहेगा कि इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बेस भाव समास में क्या होता है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों, उपसर्ग लगा होता है। और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और बहुब्रीहि समास होता है, इसमें कोई तीसरा पद क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद आपका प्रधान होता है। याद रखेंगे, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आज के वीडियो का 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। प्रीवियस ईयर में कई बार बन चुका है आपका।
जो हिंदी में कारक होते हैं ना, यहाँ पे बताना है दोस्तों, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी का पोर्शन जब हल करिएगा और आपसे पूछे कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक पूरे आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में कारक कितने होते हैं आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न संस्कृत में बनते हैं। तो संस्कृत में कारक आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा प्यारे। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे? 2 प्रकार के। एक होता है आपका एक वचन, कोई भी जो आप लोग क्रिया को पढ़िएगा तो या तो एक वचन में मिलेगी या तो हिंदी में आपको बहुवचन में मिलेगी। और यही दोस्तों याद रखेंगे। संस्कृत की बात करें दोस्तों, संस्कृत में कितना होते हैं वचन? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक वचन, और जो होता है सेकंड नंबर का द्विवचन, और एक होता है दोस्तों बहुवचन। याद रखेंगे क्या होता है? बहुवचन। तो ये आपके संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, और हिंदी में कितने प्रकार के दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? आपसे बता दूं दोस्तों, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, वो धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो रचना के दृष्टि से क्रिया का भेद बताना है दोस्तों, तो रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं प्यारे। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है, ये याद रखिएगा। और एक होती है दोस्तों, याद रखेंगे, आपका अकर्मक क्रिया। कौन दोस्तों? अकर्मक क्रिया। तो आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे, अव्यय के भेद होते हैं 4। कितने दोस्तों? आपके 4 भेद होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भागीरथी का प्रवर्तित शब्द क्या होगा? आपको पता है ना कि जो भागीरथी शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, एक गंगा का प्रवर्तित शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बिना समय लिए हुए चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना, और याद रखेंगे अंत करने का मतलब होता है इति श्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ है? ये आपका मुहावरा है। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, ये आपका मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ बताना है। सिर हथेली पर रखना मतलब वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार हो जाना, और अहंकार का विसर्जन करना या अह का विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रखना मतलब कि मरने के लिए तैयार हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, हिंदी में अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल्यतः हिंदी में अस्थाई भाव कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। और याद रखेंगे भरत मुनि, याद रखेंगे भरत मुनि जो है ना, रस के उत्पत्तिकर्ता बोले जाते हैं। और भरत मुनि के अनुसार, याद रखेंगे, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो 8 हैं, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे मूल्यतः रसों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक समय में मूल्यतः उस तरह देखेंगे, अस्थाई भाव की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 16 नंबर की बात करते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? याद रखेंगे, हर रस का अपना अस्थाई भाव होता है, उसी प्रकार शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। जो शोक होता है किसका अस्थाई भाव होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। क्या होता है दोस्तों? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ये बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रस हम मानते हैं किसको? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को। किसको दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ रस हम मानते हैं, आप लोग जानेंगे श्रृंगार रस को। याद रखेंगे, रसों का राजा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार, और एक होता है दोस्तों आपका वियोग श्रृंगार। दोनों ये रस श्रृंगार रस के भेद होते हैं।
आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन है, शांत रस है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम 19 नंबर की बात करते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है, अभी आपको बताए हैं श्रृंगार रस को। किस रस को दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का राजा बोलते हैं या रसराज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहां हंसी चीजें बातें हो वहां पे हास्य रस होता है, हास्य रस का अस्थायी भाव आपका हास होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे वीर रस का अस्थायी भाव आपका उत्साह होता है। और शांत रस यहाँ पे दिया है दोस्तों, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है प्यारे, तो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, आपको बता दें संचारी भाव आपके 9 हैं कि 33 हैं कि 16 हैं कि 63 हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चारों याद रखेंगे, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे चारों चरण में अगर समान मात्रा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद बोलते हैं, समान मात्राओं वाली छंद। चारों चरण में समान मात्राओं वाली जो छंद होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं। चौपाई में 4 चरण होती हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, 16 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं, तो 16 मात्राएं होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस कारण से हम सममात्रिक छंद बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, याद रखेंगे छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद कहाँ मिलते हैं, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, छंद कितने प्रकार की होती है, ये हम देखेंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे छंद पूरे 3 प्रकार की होती है। एक होती है मात्रिक छंद, एक होती है वाणिक छंद और एक होती है दोस्तों मुक्तक छंद। 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। मैंने जब नियम छंद का पढ़ा रहा था तो वहाँ आपको बताया है कि जो आपका दोहा होता है, जो रोला होता है, संयुक्त रूप इस नियम को हम दर्शाते हैं तो कुंडलियाँ बनती है। क्या बनती है दोस्तों, कुंडलियाँ बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ देखिए शब्द 3 है, बेर है, खाते, यहाँ भी 3 बेर खाती, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें जहाँ कहीं भी समास में एक वर्ड एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे आपका शैलेश अलंकार होता है, और जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे एक भारतीय आत्मा की जो उपाधि किनको दी गई है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कथा सम्राट किसे बोलते हैं। कथा सम्राट की जो उपाधि दी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथा सम्राट के नाम से हम मुंशी प्रेमचंद्र जी को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम 28 नंबर की बात करते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वह कौन है दोस्तों, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आपका मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल के नाम से हम विद्यापति को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, जायसी किस धारा के कवि थे, तो याद रखेंगे ज्ञान मार्गी काव्य धारा कि जो आपका प्रेमा व्याख्यान काव्यधारा, कि आपका नाथपंथी काव्यधारा, कि आपका राशक काव्यधारा। तो जो जायसी हैं दोस्तों वह प्रेमा व्याख्यान काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, गोदान किसकी कृति है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, कि आगे की है, कि प्रेमचंद्र की है, कि जयशंकर प्रसाद की है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है, काफ़ी चर्चाओं में रहती है। जो गोदान है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो गोदान है, गबन है, ईदगाह है, मंगलसूत्र है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो याद रखेंगे जो दिनकर है ना, याद रखेंगे दिनकर की ज्यादातर रचनाएं वीर रस में मिलती हैं, तो यह जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, जो आपके ब्रिज भाषा के प्राकृत की अवधि, आपको बता दीजिए जो रामचरितमानस है वह अवधि भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो पद्मावत किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है दोस्तों याद रखेंगे वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी होगा। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो जो मुंशी प्रेमचंद का जो बहुत से उपन्यास हैं और बहुत सी इनकी रचनाएं, जो कृतियां जो काफ़ी चर्चाओं में रहती है, ईदगाह, गबन, गोदान, ये सभी है, लेकिन मंगलसूत्र इनकी ऐसी एक कृति है, याद रखेंगे ऐसा इनका उपन्यास है कि जो अधूरा रह गया, मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रंगभूमि, आपका गबन, सेवा सदन, सब किनकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही रचना, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे जो चिंतामणि, याद रखेंगे इनकी इन्हीं की किनकी दोस्तों? तो याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। और यहीं पे याद रखेंगे इनकी जो प्रसिद्ध रचना सूरदास इन्हीं की है, चिंतामणि इन्हीं की है। रस मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। रस मीमांसा बहुत बार पूछता है कि इनकी रचना है, तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दोस्तों 36 प्रश्नों की श्रृंखला हुई खत्म। दीजिए आज की वीडियो से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।